अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद उसामा सिद्दीकी है। आपने इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी का कहा था कि समझा दीजिए। तो बिल्कुल आज के हमारे टॉपिक में हम इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। किस तरीके से, ये ज़रा देख लीजिए। आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी बुक में इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफली समझाया गया है। सिर्फ आपको एक ये कह लें कि कॉन्सेप्ट देने के लिए ये बात आपको बताई गई है। आपकी बुक में पेज नंबर 128 पर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा 8.8 की सीरीज़ में। तो इसमें आपको बेसिकली बताया ये है कि लेट्स जस्ट से आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को आप मूव करवा रहे हैं, सॉरी, ऊपर की जानिब। ठीक है, तो इस वक्त अगर आप देखें, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, तो मूव करते वक्त हमें पता है कि किसी भी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के, जहाँ पर एम जो है वो इस ऑब्जेक्ट का मास है और वी जो है वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से आप इसे मूव करवाते हुए ऊपर की जानिब लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली आपके पास इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर है। और जब मैं इसे एक ऐसे पॉइंट पर ले जाऊंगा जहां पर मैंने इसे लाकर छोड़ दिया, मतलब कि ले जाकर मैंने इसे वहां पर होल्ड कर लिया, यानी कि अब ये मज़ीद मूव नहीं हो रहा। अब यह है कि मैंने इसे एक ऐसे पॉइंट पर, यानी कि जिस पॉइंट से मैं इसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा था, उसमें इसने डिस्टेंस जो कि हाइट कवर की है, इसने वो हाइट एच कवर की है। तो इस हाइट पर ले जाने के बाद, यानी कि एच हाइट पर ले जाने के बाद, अब मज़ीद इसके अंदर कोई मोशन आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब ये एक स्टिल एच हाइट पर मौजूद है। तो क्योंकि अब इसके अंदर मज़ीद कोई मोशन नहीं आपको नज़र आ रहा, तो इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। जब आप इसे इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ लेके जाने वाले थे, उस वक्त इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई पोटेंशियल जो है वो स्टोर नहीं हुआ था, यानी कि इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो थी। अब क्योंकि आप उसे एच हाइट पे ऊपर ला चुके हैं, तो इस वक्त अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी एम जी एच। इसको अगर मैं थोड़ा सही तरीके से करके लिख दूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी एम जी एच के, यानी कि इस पॉइंट पर आकर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमें पता है कि अगर किसी की भी फोर्स के अगेंस्ट कोई काम किया जाए तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस जो वर्क डन आपने किसी भी फोर्स के अगेंस्ट किया है, उस ऑब्जेक्ट में एक अदद पोटेंशियल जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट में, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट में जो पोटेंशियल स्टोर हुआ है वो बेसिकली एम जी एच है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर अभी मैंने इसे पकड़ा हुआ है, इस पॉइंट से जब मैं इसे ड्रॉप करूँगा, तो जो इसके अंदर पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ हुआ होगा, अब मैं ख़ुद तो इसको धक्का दे के नीचे नहीं फेंक रहा ना, जैसे ही मैं इसे सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप करूँगा, मैं इसे फेंक नहीं रहा, मैं इसे सिर्फ ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ड्रॉप करने के बाद सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हो चुकी है, वो सारी की सारी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके इसे वापस उसी पॉइंट पर ले आएगी जिस पॉइंट पर ये पहले से मौजूद था। यानी कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जितनी जितनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता चला जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, वो बराबर होता चला जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के। मैं इसको ज़रा सही तरीके से करके लिख देता हूँ कि लॉस इन काइनेटिक, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम ऊपर से इस चीज़ को फेंक रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है कि जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई भी थी वो एम जी एच है, और जो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी। तो ये चीज़ है आपके पास जो आपकी बुक में
पेज नंबर 128 पर ये जो पूरा टॉपिक समझाया हुआ है, इसमें सिर्फ यही आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसके अलावा इसमें कोई ऐसा सच बात नहीं है। उसके बाद आपने कहा था कि एक्सरसाइज क्या, प्रॉब्लम नंबर 4.2 आपको समझनी है, जिसमें क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ यूँ है, मैं रीड कर लेता हूँ। अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर्स पर आवर इज़ यूनिफॉर्मली बॉट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। अच्छा जी, उसके बाद आपको निकालना है द एवरेज एक्सेलरेशन, द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। अच्छा जी, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ, जो इसमें यहाँ पर दी हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे लिखा नहीं है। वो है डिस्टेंस, जो कि जितना उसे डिस्टेंस लगा ब्रेक लगाने के बाद, जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो है एस, जो कि है 40 मीटर्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जब आपकी कार जो है वो ट्रैवल हो रही थी 72 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे, लेट्स जिससे आपकी गाड़ी जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और जैसे ही आपने इसे इस पॉइंट पर ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाते 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 जाहिर सी बात है इसे कुछ ना कुछ एकदम से तो गाड़ी नहीं रुकेगी ना, थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, और डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, वो है 40 मीटर्स। तो अब आपने ये बताना है कि कितनी इसके अंदर डेसेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है कि उसने 40 मीटर्स में जो है वो अपनी वेलोसिटी को 72 से ज़ीरो पे ले आई ये गाड़ी। तो ये आपको निकालनी है। दूसरी बात, आपको कितनी फोर्स चाहिए थी इस गाड़ी को रोकने के लिए, ये आपको निकालना है। तो लेट्स जस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे पास जो वेलोसिटी दी हुई है वो जो है वो किलोमीटर्स पर आवर में दी हुई है, तो आप पहले 72 किलोमीटर्स पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। 72 किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि नीचे जो है वो आपके पास आवर्स मौजूद हैं। तो एक घंटे में हमें पता है कि 36, बल्कि 36 छोड़ देते, उसको थोड़ा उससे कर लेते हैं 60, एक घंटे में हमें पता है कि 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब आप इसे पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगी या करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा 20। ये कैलकुलेटर में आप करके देख लीजिएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो वी आई है वो 20 मीटर पर सेकंड आई है, मीटर पर सेकंड के यूनिट्स में। तो अब आपको, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको डिस्टेंस पता है और आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, तो आपको एक्सेलरेशन अगर निकालनी है तो आपको पता है कि एक ही फार्मूला है, जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस में से एक ही फार्मूला ऐसा है जो कि वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए आपको एक्सेलरेशन निकाल के दे देता है। वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि 2as इज़ इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर है। अब क्योंकि आपको एक्सेलरेशन निकालनी है और आपके पास डिस्टेंस, वेलोसिटी, फाइनल और इनिशियल दोनों मौजूद हैं, तो 2as 40 था, vf हमारे पास थी 0 और vi अभी हमने मीटर पर सेकंड में निकाली है, वो है 20। तो यहाँ पर 2 और 40 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 80 इज़ इक्वल्स टू माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 400, और 400 के बाद ये 80 जो है ये वहाँ जाने के बाद, क्योंकि ये से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 1 सा 8, 8 5 सा 40। तो ए जो है वो बराबर आ रहा है हमारे पास -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ये हमारे पास जो डेसेलरेशन है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि स्टॉपिंग फोर्स लगाई है आपने, तो इसलिए यहाँ पर एक अदद नेगेटिव साइन जनरेट हुआ है। इसके बाद आपको फोर्स निकालनी है, कितनी फोर्स जो है वो लगी उस गाड़ी को रोकने के लिए। तो हमें पता है कि फ़ोर्स निकालने का फॉर्मूला है F = ma। हमें इन्होंने मास दिया हुआ था, गाड़ी का मास था 1000 kg
तो 1000 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5000 न्यूटन। ये हमारे पास जो है वो फोर्स निकल आई है। फिर इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है वो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा वो मैं क्लास में भी काफ़ी बार समझा चुका हूँ और इसे मैं फिर से समझा देता हूँ, कोई इसका मसला नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको जो है वो एक एम्प्टी ट्रक दिया हुआ है जिसके पीछे इस वक्त अभी कोई लोड मौजूद नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस वक्त आपके पास जो एम्प्टी ट्रक है इसका वेट जो है उसे मैं WE से डिनोट कर रहा हूँ, जो कि तकरीबन 4000 न्यूटन आपको दिया हुआ है आपकी बुक में। इसका इंजन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। आपसे ये पूछा है कि अगर इस एम्प्टी ट्रक पे थोड़ा सा लोड डाल दिया जाए और ये जो लोड आपने डाला है वो तकरीबन 2000 न्यूटन का हो, तो आपने मुझे बताना है कि अब जो आपका ये ट्रक है वो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाएगा। यानी कि AL बेसिकली मेरे पास जो L है इस वीडियो में जो आपको रिप्रेजेंटेशन है एक्सेलरेशन ऑफ द लोडेड ट्रक, ये AL जो है वो डिनोट कर रहा है कि वो एक्सेलरेशन निकालनी है कि जब आपका जो ट्रक है वो लोडेड हो। तो अब इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन परफॉर्म किया जाएगा या किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको गिवन है वो है वेट और एक्सेलरेशन। तो हमें पता है कि हम इस वेट से निकाल सकते हैं, एम्प्टी वेट से निकाल सकते हैं W = mg, और m हमारे पास यहाँ पर मास जो है मास एक मिनट, ठीक है, वेट जो है हमारे पास 4000 न्यूटन है, मास हमें नहीं पता, और g जो है हमारे पास ग्रेविटी, उसे हम लेट्स जस्ट से 10 कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि आपकी बुक में आगे दिया हुआ है कि कंसिडर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम इसे यहाँ पर दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मास बराबर आएगा 400 kgs के। अब हमें उस एम्प्टी ट्रक का वेट पता चल गया है, ये है मास ऑफ एम्प्टी ट्रक। अब हमें ये निकालना है कि कितनी एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हुई है। तो ये हमें पता है कि जो एम्प्टी ट्रक ने जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमें मास पता है, हमें एक्सेलरेशन पता है, तो हम इससे निकाल सकते हैं कि हमारा जो हमारा ट्रक है उसका इंजन कितनी फ़ोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें F = ma का सहारा लेना पड़ेगा, और F = m यानी कि 400 और a एक्सेलरेशन 1। तो फोर्स हमारे पास जो लग रही है, जो इंजन हमारा लगा रहा है वो है 400 न्यूटन की। अब आपकी जो गाड़ी है उसका इंजन जो है वो 400 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि जब आपने लोड रख दिया तो अब आपका इंजन जो है वो मैक्सिमम फ़ोर्स, क्योंकि 400 न्यूटन लगा रहा था, अब मैक्सिमम जो है वो 400 से बढ़ जाएगी या 400 से कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जितनी फ़ोर्स ये इस वक्त एम्प्टी ट्रक होने पे लगा रहा था उतनी ही ये लोड डालने के बाद भी उतनी ही फ़ोर्स लगाएगा। तो इंजन जो है वो मैक्सिमम क्योंकि 400 न्यूटन की फ़ोर्स अप्लाई कर सकता है, तो अब फोर्स जो है वो इसमें भी 400 ही रहेगी। ये जो आपके पास एम्प्टी ट्रक था इसमें भी 400 ही रहेगी और इसमें भी 400 न्यूटन की ही फोर्स रहेगी। यानी कि अब आपके पास दूसरी चीज़ जो आपको निकालनी है वो है कि एक्सेलरेशन कितनी निकलेगी जब आपका ट्रक जो है वो लोडेड होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए F = ma आपने वही फॉर्मूला लगाया और आपको फोर्स जो है वो यही 400 रखनी है। मास अब आप क्या रखेंगे, सबसे एक चीज़ आती है कि अब आपने मास यहाँ पे क्या रखना है। क्या आप मास एम्प्टी ट्रक का रख दें? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि अब जो है आपके पास जो आपके पास ट्रक है उसके ऊपर एक लोड भी डाल दिया गया है 2000 न्यूटन का। तो अब आपको वो मास निकालना है, वो मास आपको चाहिए जिस मास में वो 2000 न्यूटन का वेट भी शामिल हो। तो अब आपने लोडेड ट्रक का वेट निकालना है। तो लोडेड ट्रक के वेट को आप किस तरीके से निकालेंगे, 4000 प्लस 2000, इसको ज़रा सही कर लीजिए। प्लस 2000, तो टोटल वेट हमारे पास आएगा 6000 न्यूटन। और इसमें से अगर आप W इज इक्वल्स टू एम जी करके, जैसे हमने ऊपर निकाला था, W इज इक्वल्स टू एम जी या फिर M इज इक्वल्स टू W अपॉन जी, अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो 6000 डिवाइडेड बाई 10, हमारे पास यहाँ पे जो मास निकलेगा वो होगा 600 kgs। तो अब यहाँ पर जो मास हमने रखना है वो 600 kgs रखना है, और A हमारे पास वो एक्सेलरेशन है जो कि लोडेड ट्रक की है। जब आप इसे मज़ीद 4000 डिवाइडेड बाय 6000, सॉरी 400 डिवाइड बाय 600 इज़ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन जब आप निकालेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द लोडेड ट्रक ये निकाल के दे देगा। 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, हमारे पास 4/6 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह आप कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेटर में डालने के बाद इसको देख लीजिएगा। उम्मीद है ये दोनों आपको न्यूमेरिकल्स भी समझ में आए होंगे और जो टॉपिक हमने पीछे कवर किया वो भी समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह।